जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमरा ही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके जितने लेक्चर थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के। तो आशा करता हूं आप मेरे चैनल में यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो अभी तक बात ये थी कि 4-5 दिन लगातार वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि मेरा सिस्टम खराब हो गया था। कंप्यूटर सिस्टम अभी वारंटी के अंदर था तो ठीक हुआ, पर थोड़ा लेट ठीक हुआ। तो अब जाकर के मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने हर चीज लेकर के, वैसे ही जैसे पिछली बार लगातार सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल आज हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये सब चीजें जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 7 सालों में नीट में, और इसके साथ साथ में और भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी आने की संभावनाएं इस साल हैं। ठीक है, तो यदि आप क्लास 12 से हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यदि आप ऑलरेडी ड्रॉपर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसर्शन एंड रीजन वाला है, स्टेटमेंट वाइज वाला है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है व्हाट्स डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट, क्या करता है, एक डक्ट रिसीव करता है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। बात सही बोल रहा है क्योंकि जो वास्ट डिफरेंस होता है वो जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से जो यूरेटर होता है उसके पास से लूप ओवर करता है, और लूप ओवर करने के बाद एक डक्ट रिसीव करता है जिसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल डक्ट, और उस डक्ट से मिल करके क्या बनाती है, एक नई डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी जाकर के यूरेथ्रा में ओपन जाती है। मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें कवर की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेटमेंट है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। सही बात है, सर्विक्स होती है, सर्विक्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको सर्विकल कैनाल बोला जाता है। विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, जो दोनों मिल करके क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या दोनों स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट सही है गलत है, या फिर दो के दोनों ही गलत है या दो के दोनों सही है। तो अभी तक हमें दोनों स्टेटमेंट सही लगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लेते हैं। जिससे पहला स्टेटमेंट ऑप्शन जो बोलता है वो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, ये वाला पॉइंट है तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दो के दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए करके स्टेटमेंट दिया, मतलब कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, ABCD तक दिए हैं स्टेटमेंट, इनमें से बोला कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, दो या दो से अधिक भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके रिस्पेक्ट में देखना आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपको देखते हुए इनको चूज करना है। पहला है इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्टर साइकिल, क्या ये सही है, बोले हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है या जो चेंजेस होते हैं उसको ओस्टर साइकिल बोला जाता है, वहीं पे जो प्राइमेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम मेनार्क बोलते हैं, मेनोपॉज तो सीजेस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा है, थर्ड वाले की बात करते हैं, लेग ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बोले बिल्कुल सही है। अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर प्रेगनेंसी कई बार एब्सेंट हो जाती है तो हो सकता है एक इंडिकेशन माना जा सकता है कि वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो, है ना। चांसेस तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक प्रकार से माना जा सकता है कि हाँ इंडिकेशन है किसका, प्रेगनेंसी का। तो अपने आप में ये पॉइंट सही है। लास्ट पॉइंट के बाद में बात करेंगे, डी पॉइंट है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, बोले मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं ये एक्सटेंड करता है, बोले बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम मेनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट होती है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
तो इन्हीं के बीच की तो पूरी मेस्ट्रोसाइकिल आती हैं, तो यही उसकी लेंथ हो गई, दैट मीन एक्सटेंड करता है, इतनी दूर तक पाया जाता है। तो बोलिए ये अपना डी पॉइंट भी अपना सही है। हमें एक स्टेटमेंट दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है। तो अपने पास कितने आंसर जो है जो करेक्ट आए, फर्स्ट वाला देखिए करेक्ट था, थर्ड वाला करेक्ट था और फोर्थ वाला करेक्ट था, मतलब ए सी डी 3 करेक्ट थे। तो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे ही ए सी डी, ये वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए और आगे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। किस स्टेज में ओजेनेसिस शुरुआत होती है फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब जनरली सीधी सी बात है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ही बात चल रही होगी। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में ओजेनेसिस की शुरुआत कब होती है ये पूछ रहा है। एडल्ट में, सेकंड है प्यूबर्टी में, थर्ड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में या बर्थ में। तो मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल अपनी माँ के पेट में होती उसी समय एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे ओवरीज बनती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस चालू हो जाती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही क्या हो जाता है, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। दैट मींस आप अपना जो आंसर है वो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following is not a steps in multiple ovulation embryo transfer technology, जिसको हम मोएट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिलेट करता है पुरानी वाली एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 से, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन आया है। बट चूंकि इसमें भी एलएच और एफएसएच जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पुट किया है। आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे सभी में यहाँ पे ईयर पड़ा हुआ है, आप ईयर से मैच करते जाना कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम बात करेंगे ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स हैविंग एलएच लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए काउ के अंदर एलएच जैसे हार्मोन्स का इंसर्ट किया जाता है, मतलब उनके अंदर एक्टिविटी बढ़ाई जाती है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा, काउ एड अबाउट 6 to 8 eggs एट अ टाइम। बिल्कुल सही बोल रहा है। जो काउ होती है वो जब सुपर ओव्यूलेशन करती है तो उसमें सुपर ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि उसमें से एक से ज्यादा ओवुल का बनना या निकलना। तो नेक्स्ट है, काउ फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। काउ को फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है, बोले आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। ठीक है, या फिर उसको इलाइट बुल के द्वारा इंसेमिनेशन करवाया जाता है। इलाइट बुल कौन सा होता है, बोले सुपर मेल जो होता है उसको हम इलाइट बुल के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स एट 8 to 30 सेल्स स्टेज में, मतलब जो मॉरुला या फिर ब्लास्टुला की स्टेज में जो होता है उसी स्टेज में इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए सभी पॉइंट सही लग रहे हैं। बाकी एक पॉइंट है यहाँ पे ध्यान देने वाला, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स हैविंग एलएच लाइक एक्टिविटी। अरे भाई, एलएच लाइक एक्टिविटी वाले से कैसे सुपर ओव्यूलेशन होगा। एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि नॉट, मतलब नॉट बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप, कौन सा स्टेप नहीं है। तो ये एलएच वाला स्टेप नहीं लिया जाता है, इसकी जगह पे कौन सा स्टेप लिया जाता है, एफएसएच लिया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, meiotic division of the secondary oocyte is completed। meiotic division जो सेकेंडरी oocyte होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, उसका कब कंप्लीट होता है। पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है prior to ovulation, ओवुलेशन के जस्ट पहले। दूसरा, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान। नेक्स्ट है, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद होता है क्या। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। एक्चुअल में देखो यहाँ पे इतना अप्रोप्रिएट कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, जस्ट बिफोर द या जस्ट प्रियर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि हमने एनसीईआरटी में क्या बोला, इजेक्ट दिया है जो मियोसिस सेकंड डिवीजन है, कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द एंट्रिंग ऑफ स्पर्म। जैसे स्पर्म टच करता है, एंट्री करने वाला होता है उस ओवम के अंदर, उसी समय क्या हो जाता है, जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हालांकि यहाँ पे मियोसिस सेकंड या फर्स्ट इससे मतलब नहीं है, वो मियोसिस सेकंड भी मियोसिस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया कि मियोसिस कब कंप्लीट होती है, तो इसका यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो ये है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, जब फ्यूजन कर रहा होता है। तो इसमें जस्ट बिफोर, जैसे स्पर्म उसको टच करता है तो उसके फर्टिलाइजेशन के पहले ही तुरंत क्या हो जाता है, वो जो हमारा सेकेंड
ओसाइट था, उस सेकंड ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है अब एग में, ठीक है। अब एग का फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब उसका मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और एक नई पोलर बॉडी बनके तैयार होती है छोटी सी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो हमारा 4 है वो करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial day of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, देखो क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, क्योंकि उसमें येलो कलर का और विस्कस और साथ में क्या होता है एक फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड होता है जो थिक होता है, तो वो फ्लूइड जो होता है वो छोटे से बच्चे के लिए, जो न्यू इन्फेंट्स है या जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? वो क्या कंटेन करता है? पहला, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं क्या उसके पास। दूसरा ऑप्शन है मोनोसाइट्स होती हैं। तीसरा ऑप्शन है मैक्रोफेजेस होते हैं। चौथा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉम में इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, दैट IgA, IgM और IgG, ये इतनी प्रकार की एंटीबॉडीज उसमें कोलेस्ट्रॉल में मौजूद होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मौजूद होती है वो IgA होती है, दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबिन ए। तो आंसर नंबर आपका या ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं जो उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में मदद करते हैं? पहला है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन ये तो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते नहीं दो के दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो क्या बोलते हैं एक ग्लैंड होती है लैक्टोफेजेस करके ग्लैंड होती है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में, वो ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता हार्मोन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास HCG, जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा निकलता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है हमारा। तो 3 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? HCG, दूसरा HPL, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। चिल्ला चिल्ला के इसको बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे आपको हलवा लगेंगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कब आया है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमनियन क्या होती है? एक परत होती है। मैमल्स में जो भी बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ बर्ड्स में भी पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, जो बच्चे जन्म देते हैं तो उस दौरान बच्चा एक थैली में पैक होता है। उस जो थैली में पैक होता है, एक मेम्ब्रेन में पैक होता है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर वो फ्लूइड और बेबी भरा होता है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एमनियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है मेसोडर्म एंड ट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। लास्ट है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो देखिए इसमें एंडोडर्म का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बाकी 2 लेयर बचती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। 3rd करेक्ट हो जाएगा कौन सा? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, दोनों मिल करके उस लेयर को बनाती हैं, तैयार करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म्स बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन। स्पर्म बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ओवम के किस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं? ठीक है, कहाँ पे मौजूद होंगे? ओवम में मौजूद होंगे, क्योंकि स्पर्म किसको फर्टिलाइज करने जा रहा है? ओवम को। तो उसके किस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन आपसे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो पहला है जोना पेलेसुडा, पेरीविटलाइन स्पेस, विटिलाइन मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा में इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक मतलब डिपोलराइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म आप उसको फर्टिलाइज या उसको पेनिट्रेट करके अंदर अपना डीएनए कंटेंट नहीं बेच सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जोना पेलेसुडा। क्वेश्चन नंबर 10 है
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ओवम के रिलीज होने का कारण बनता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, कहां से, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, ओवरी के बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन है लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, एलएच का लो कंसंट्रेशन उस दौरान होता ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, बिल्कुल सही बात है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन हाई नहीं होता है, ये तो बाद में होता है। तो आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, जिसके माध्यम से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। हालांकि एनसीईआरटी ये बोलती है कि उस समय एलएच का पीक पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक एलएच सर्ज बनाता है जो कारण बनता है ओवुलेशन का। बट एलएच सर्ज के साथ साथ आप एक चीज और मेंशन करोगे जो मैंने अपने वीडियो में कवर किया था कि एस्ट्रोजन का भी सर्ज बनता है उसी दौरान जिस समय एलएच का सर्ज बनता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एलएच भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है, और एलएच के साथ साथ, क्योंकि एलएच क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसके साथ साथ जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच होता है, उसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो काफी बड़ा साइज में हो चुका होता है, और ये मेच्योर होता ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत ज्यादा निकलता है, और यही कारण बनता है उसके फट जाने का, किसके, जो ग्राफियन फॉलिकल है, और वहां से रप्चर होकर के ओवम को रिलीज होने का कारण बनता है। दैट इज ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these is not an important component of initiation of parturition in humans, ह्यूमन में पार्चुरेशन होना है, ठीक है, दैट मीन्स डिलीवरी के प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है या कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। पहला, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्या ऐसा है, क्या कुछ उसमें जरूरी है क्या इसका प्रोलैक्टिन का रिलीज होना। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ऐसा है क्या, इनका रेशियो बढ़ जाना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसका कोई, पार्चुरेशन का प्रोस्टाग्लैंडिन से कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट में रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही है, अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो पार्चुरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं, पार्चुरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका जो 4th है वो करेक्ट हो जाएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग ओवजेनेसिस ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस, ओजेनेसिस के दौरान प्रत्येक डिप्लॉयड सेल क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है, 4 फंक्शनल एग बनाती है, या फिर 2 फंक्शनल एग एंड 2 पोलर बॉडीज बनाती है, या फिर 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज बनाती है, या फिर 4 फंक्शनल पोलर बॉडीज बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर, मैं अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पे बताया था कि एक एग बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन फीमेल बॉडी, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 एग एंड 3 पोलर बॉडीज। ओके, चलिए आशा करता हूं एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे होंगे, समझ में आते रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड दोज ऑफ कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे कॉलम से में कुछ 2 कॉलम दिए गए हैं, उनमें कुछ अलग अलग प्रकार के हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक दूसरे से मैच करना, मैच करके जो फिर आंसर ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करना है। पहला है, देखो प्रोलिफेरेटिव फेज, और जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है उसको हम और किस नाम से बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं, बोले इसी फेज को तो हम लुटियल फेज बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस लुटियम ही क्या कहलाता है, सेक्रेटरी फेज कहलाता है। और जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, बोले इसी में तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकलती है एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है, बोले पहले का थर्ड वाला, पहले का थर्ड वाला नहीं, पहले का सेकंड वाला है, पहले का सेकंड वाला, दूसरे का थर्ड वाला, और तीसरे का फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा बेटा, 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहले बात करते हैं असर्शन की, मायोमेट्रियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है मायोमेट्रियम, सही है अपने आप में, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं, मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बोले दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पार्चुरेशन के दौरान पे जो मायोमेट्रियम होता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन देता है,
तो बोले दोनों ही पॉइंट सही है। पहला पॉइंट क्या बोला, देखो बिकॉज लगा के तुम दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। मायोमेट्रियम एज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूट्रस बिकॉज मायोमेट्रियम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। बिल्कुल जुड़ रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से दो के दोनों क्या हो जाएंगे, सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, रीजंस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वही चीज है, सेम क्वेश्चन। देखिए असर्शन की बात करते हैं। विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन। अगर बहुत ज्यादा यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा तो बच्चा बेबी बाहर निकलता है, ठीक है। दैट मीन्स वो उसका एक्सपल्सन हो जाता है। असर्शन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ कंट्रैक्शन। ये पॉइंट गलत है, वीकनिंग नहीं, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा असर्शन करेक्ट है और रीजन ही गलत है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है इससे बात ही नहीं है, वो गलत ही है, रीजन ही गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। रीजन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।